myself Ganesh Wan, Senior Botany Faculty CLC सीकर। हम लोग अभी क्रोमोसोम को स्टडी कर रहे हैं। इसमें एक और सेगमेंट आता है जिसका नाम है जायंट क्रोमोसोम, बड़े बड़े गुणसूत्र। तो उन पर भी थोड़ी सी चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, तभी गुणसूत्र 100% कंप्लीट माने जाते हैं नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन रहा है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम इस सेगमेंट को नहीं पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम में कई बार इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। बालबियानी रिंग पर क्वेश्चन आ रहा है। मैट्रिक्स में किस जगह पर प्रोटीन तथा आरएनए की प्रेजेंस होती है, मौजूदगी होती है, उस पर क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लिखेंगे जायंट क्रोमोसोम, जायंट क्रोमोसोम। ये इसमें देखें तो कुछ जीवों में गुणसूत्र सामान्य गुणसूत्र से तीन सौ से 400 गुना अधिक बड़े होते हैं। इन्हें जायंट क्रोमोसोम माना जाता है। इन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, नेकेड आई से भी आप इन्हें देख सकते हो। इन्हें सूक्ष्मदर्शी के बिना भी देखा जा सकता है। जायंट क्रोमोसोम के बिना भी देखा जा सकता है, ठीक है। इसमें अब हम पहला क्रोमोसोम पढ़ेंगे, उसका नाम है सलाइवरी क्रोमोसोम। सलाइवरी क्रोमोसोम, इसी को हम कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम या सलाइवरी क्रोमोसोम कहा जाता है। इसे EG
बालबियानी के द्वारा ड्रोसोफिला के लार ग्रंथि में खोजा था। ऐसे E.M. बालबियानी एक साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने इनको ड्रोसोफिला के सलाइवरी ग्लैंड में डिस्कवर किया था। कहा जाता है कि इसका जो व्यास होता है वो 2000 म्यू होता है, एक सामान्य क्रोमोसोम से कई गुना ज़्यादा बड़ा। इसका व्यास या इसका आकार 2000 म्यू तक होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसे पॉलीटीन क्यों कहते हैं? पॉलीटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्रोमेटिड की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, कई क्रोमेटिड पाए जाते हैं और वो एक कॉमन क्रोमोसेंटर से जुड़े रहते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मोर देन 600 इसमें हो सकते हैं आर्म्स, लेकिन 10 भुजाओं का कंसेप्ट भी है कि इसमें 10 आर्म्स पाई जाती हैं जो एक क्रोमोसेंटर से जुड़ती हैं। याद रहे, क्रोमोसोम नॉर्मली सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ एक खास शब्द यूज होता है जिसका नाम है क्रोमोसेंटर। तो हम ये देख सकते हैं, इसके डायग्राम से जरा समझें कि आखिर ये है क्या। तो कह सकते हैं इसमें अनेकों क्रोमेटिड एक क्रोमोसेंटर से जुड़े रहते हैं। आता है पॉलीटीन कहलाता है। पॉलीटीन कहलाते हैं। पॉलीटीन गुणसूत्र कहलाता है ना। अब इसमें देखा जाए तो इसकी जो आर्म है, इसकी जो भुजा है, वो किस तरीके से व्यवस्थित होती है। इसमें जैसे एक है क्रोमोसेंटर, है ना। चलो इसके डायग्राम यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर भी आ सकता है। जैसे ये एक आर्म, 2 आर्म, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक छोटी भुजा इसमें मानी जाती है। तो ये एक सेंट्रोमियर है, इसे हम क्रोमोसेंटर कहते हैं। तो ये हो गए क्रोमोसेंटर, सेंटर। और ये हो गया क्रोमेटिड, तो बहुत सारे क्रोमेटिड यहाँ पर प्रेजेंस है, इसीलिए पॉलीटीन, टीन का मतलब है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? ऐसे
अब हम कह सकते हैं इसमें अनेकों क्रोमैटिड का निर्माण अनेकों क्रोमैटिड का निर्माण एंडोमाइटोसिस द्वारा होता है। मतलब ये कि सेंट्रोमियर डिवाइड ना हो लेकिन उनके क्रोमैटिड डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ अक्सर एक क्वेश्चन बनता है, इनमें प्रत्येक क्रोमैटिड में फूला हुआ भाग बालबियानी वलय बालबियानी रिंग का निर्माण करता है। ये बालबियानी रिंग बड़ा खास है कि ये कहाँ होती हैं, क्या करती हैं। कहा जाता है कि इन्हीं भागों में कहीं न कहीं आरएनए का निर्माण होता है। तो कह सकते हैं इन्हीं भागों में आरएनए बनते हैं। अब ये हैं कैसी, जरा समझें। एक बालबियानी रिंग किस तरीके से होगी। ये बालबियानी रिंग है। अब इसमें हम देखें तो इसमें बैंड्स पाए जाते हैं, बैंड और इंटर बैंड प्रेजेंस होते हैं। ये एक छोटा सा हिस्सा है, एक क्रोमैटिड का कटा हुआ हिस्सा है। इसे तो कहते हैं बालबियानी रिंग, ऐसे। इसे कहेंगे इंटरबैंड और इन्हें कहेंगे बैंड्स, बैंड एंड इंटरबैंड। और इस तरीके से एक बालबियानी रिंग है। ये एक छोटा सा आप हिस्सा मान सकते हो कि इसकी इलार्जमेंट वहाँ पर आपको नज़र आ रही है। और इसमें इस तरीके से बालबियानी रिंग खास तौर से प्रेजेंस होती है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। अब इसमें एक क्रोमोसोम और है, उस क्रोमोसोम का नाम है, सेकंड क्रोमोसोम पर बात करें, वो है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। है ना। अच्छा, ये क्या है? इसकी
चलो पहले स्टडी कर लेते हैं, पहले हम इसे एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें बात करी जाए तो कहा जाता है कि ये लैंप के ब्रश के समान नजर आता है, ऐसे ऐसे। अगर हम उस साइड ऑफ एम्फीबियन में इनको देखेंगे तो ऐसे जाल सा नज़र आता है। अब इसी जाल को अगर हम डिटेल में समझें तो ये क्या है, कहा जाता है कि इनमें इस तरीके से पफ स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर है लैंप ब्रश का। इसमें जो लूप्स हैं या पालियां हैं, लोब्ड हैं, वो इरेगुलर होते हैं। किसी का साइज बड़ा है, किसी का साइज छोटा होता है। अब यहाँ खास बात ये है, मैं एक लोब पर इसका मैट्रिक्स रीजन दिखा रहा हूँ जिस पर अक्सर क्वेश्चन बन रहा है। तो ये एक दोनों साइड अंदर और बाहर की सरफेस में इसमें मैट्रिक्स यहाँ पाया जाता है, ऐसे। ये मैट्रिक्स रीजन है, ऐसे। इसकी दोनों सरफेस पर मैट्रिक्स की प्रेजेंस होती है। पूरी जो ब्लू लाइन है वो डीएनए को रिप्रेजेंट कर रही है और बाकी का हिस्सा इसके मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये है इसकी मेन एक्सिस। क्या? ये मेन एक्सिस, मेन एक्सिस डीएनए। मेन एक्सिस क्या है? डीएनए। ये है इसका मैट्रिक्स जिस पर क्वेश्चन बन चुका है। मैट्रिक्स जो होता है ये कोलॉइडल फॉर्म में इस सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ उपस्थित एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है। इसके अंदर खास तौर से यही क्वेश्चन बनता है, अक्सर बनता है। इसके अंदर प्रोटीन तथा आरएनए की प्रेजेंस होती है। एक्चुअली याद करो जब हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें मैट्रिक्स शब्द भी लिया था और वहाँ मैंने ये बात बताई है कि मैट्रिक्स कंटेन आरएनए एंड प्रोटीन सब्सटेंस। मैट्रिक्स में आरएनए तथा प्रोटीन की प्रेजेंस पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर तो वो क्वेश्चन नीट का बन चुका है, इसीलिए क्रोमोसोम में मैट्रिक्स का कंसेप्ट है। तो कह सकते हैं इसमें प्रोटीन एवं आरएनए होते हैं। प्रोटीन तथा आरएनए होते और इन संरचनाओं को हम कहते हैं लूप। क्या? लूप। लूप या कहें पाली, ऐसे लूप्स या पाली ऐसे। और ये है स्ट्रक्चर ऑफ लैंप ब्रश क्रोमोसोम। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ लैंप ब्रश क्रोमोसोम, ऐसे। तो क्या इसे रुक्कट
ने कुछ कशेरुकीय एम्फीबियंस खास तौर से में नो उनके भी oocyte के oocytes में देखा था। ऐसे oocytes, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है कि कुछ जो क्रोमोसोम है oocyte में लंबे समय तक डिप्लोटीन अवस्था में रह सकते हैं। ये लाइन के लिए इसका समझ में आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है oocyte में देखा था, ठीक है, खासतौर से एम्फीबियंस। लेकिन कहा जाता है कि ये चिड़ियाओं, मछलियों में भी देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, इनकी आकृति लैम्प ब्रूस के समान होती है। लैम्प के ब्रश के समान नजर आते हैं, जो आपको सामने नजर भी आ रहा है, इसलिए हम इन्हें लैम्प ब्रश क्रोमोसोम का नाम देते हैं, ठीक है। ये अब कहा जाता है कि इनका आकार 5900 म्यू तक होता है। ये दूसरी खास बात। इनका मुख्य अक्ष डीएनए तथा मैट्रिक्स प्रोटीन तथा आरएनए से बना होता है। आकार इवन आप देखें तो इसका आकार हमें उससे भी बड़ा नजर आ रहा है, मतलब पॉलीटीन से भी बड़ा है, तो ये बात हम कह सकते हैं। और इनके लिए क्या खास बात है, तो इनके लिए और कुछ स्पेशल चीज़ें ऐसे हैं। ये हम लैम्प ब्रश की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, एनसीईआरटी में लिखा है वो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम डिप्लोटीन अवस्था में। अब ये डिप्लोटीन क्या है? डिप्लोटीन याद रखना, मियोसिस फर्स्ट
की प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज होती है उसमें डिप्लोटीन अवस्था में हमें मिलती है। डिप्लोटीन अवस्था में लंबे, अच्छा एनसीईआरटी लिख रखा है few months to years, कुछ महीनों से लेकर साल तक ये व्यवस्थित रह सकते अवस्था में महीनों अथवा वर्षों तक, डिप्लोटीन अवस्था में महीनों अथवा वर्षों तक रह सकते या इसी अवस्था में ये बने रहते हैं। तो ये खास तौर से लैंप ब्रश के लिए एनसीईआरटी में एक इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पर ये हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि डिप्लोटीन अवस्था में यही रहते हैं। कई मैमल्स हैं, कई एनिमल्स हैं, उनके oocyte लंबे समय तक एक ही पोजीशन में स्टैंड रहते हैं, खासतौर से डिप्लोटीन अवस्था में, है ना। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पर माना गया है। ऐसा आप कह सकते हैं इनमें अनेकों लूप या पालियां अलग अलग आकार की होती हैं, अलग अलग आकार के हमें नजर आते हैं, और उस वजह से ये कहीं ना कहीं एक पालीवत स्ट्रक्चर को जनरेट करते हैं। ऐसे ये कहा जाता है। ओके, इनका मुख्य अक्ष किसका बना है? डीएनए का। और मैट्रिक्स किसका बना है? प्रोटीन एंड आरएनए। ये पीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे एक और चीज, इनके मुख्य अक्ष के चारों ओर मैट्रिक्स उपस्थित रहता है। इसी भाग में अनुलेखन के द्वारा डीएनए से आरएनए का निर्माण किया जाता है। ऐसे इसी भाग में ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसी भाग में
आपके आरएनए से मतलब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस पर अक्सर क्वेश्चन बनता है, हमें याद रखना होगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। ओवरऑल कहा जाए तो ये जो जॉइंट क्रोमोसोम हैं, इन्हें नेकेड आई से भी हम देख सकते हैं, इसलिए हम इन्हें जॉइंट क्रोमोसोम या राक्षस गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं, राक्षस गुणसूत्र। अच्छा, इनका जो साइज है कहा जाता है 300 से 400 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। ओके, नेकेड आई से आप इनको स्पेसिफिक कंडीशन में देख भी सकते हो। अच्छा, इनकी बाकायदा अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी की है। जैसे पॉलीटीन क्रोमोसोम की बात करें तो ईजी जो बाल बयानी हुए हैं उन्होंने इसको स्टडी किया है। इन्होंने ही इनके अंदर बाल बयानी रिंग का कंसेप्ट दिया है, बाल बयानी बलय का कंसेप्ट दिया है। ये मुख्य अक्ष की फोल्डिंग होती है, इनके सराउंडिंग में मैट्रिक्स प्रेजेंस होता है और उस मैट्रिक्स में आरएनए प्रोटीन प्रेजेंस होते हैं, ये बात कही जाती है। और भी कहा जाता है कि जो प्रत्येक क्रोमैटिड है उसमें बैंड और इंटरबैंड्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम मांसपेशियों में देखते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, उसमें भी हमें डार्क बैंड, ए बैंड, आई बैंड नज़र आते हैं। ऐसे ही इनके अंदर भी हमें बैंड्स नज़र आते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ये जो बैंड हैं ये आखिर डार्क क्यों नज़र आते हैं, तो कहा जाता है कि इनमें ज़्यादा कॉइलिंग और कंडेंसेशन होता है, इसीलिए हम बैंड रीजन को इनएक्टिव या निष्क्रिय भाग भी कहते हैं। निष्क्रिय क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हेट्रोक्रोमेटिन वाला कंसेप्ट होता है और इनसे नॉर्मली आरएनए का फॉर्मेशन इस पॉइंट पर नहीं होता। और ये जो बैंड रीजन हैं वो लाइट कलर के होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो कंपैरेटिवली एक्टिव होते हैं। तो वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओके, ये तो थी पॉलीटीन क्रोमोसोम की। पॉलीटीन को नाम पॉलीटीन क्यों दिया गया? क्योंकि कहा जाता है कि इसमें फ्री एंडोमाइटोसिस डिवीजन से यहाँ पर आपका सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता, लेकिन उसके जो डीएनए हैं वो बार बार डिवाइड होते रहते हैं। इसीलिए बहुत सारे क्रोमैटिड आपस में एक क्रोमोसेंटर से जाके जुड़ जाते हैं। याद रखना, क्रोमोसेंटर, क्रोमोसेंटर एक्चुअली ये देख रहे हैं आप, क्रोमोसेंटर शब्द दिया गया। हम यहाँ सेंट्रोमियर टर्म नहीं दे रहे, ये एक यूनिक है, खास है, अक्सर पूछा जाता है। तो ये अब इसमें बहुत सारी आर्म्स होती हैं, इसमें 600 मोर देन 600 की भी कंसेप्ट है, लेकिन 10 आर्म भी हैं। इसमें एक छोटी होती है, 9 बड़ी भुजाएं होती हैं, और इसीलिए हम इसे पॉलीटीन क्रोमोसोम कहते हैं। सलाइवरी क्रोमोसोम कहे जाने के पीछे वजह ये थी कि बाल बयानी ने इन्हें ड्रोसोफिला की सलाइवरी ग्लैंड से डिस्कवर किया था, और इस वजह से हम इन्हें कहीं ना कहीं लाल गुणसूत्र भी कहते हैं या सलाइवरी क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, साइज की बात करें तो ये 2000 μm तक मौजूद है। इसके बाद में लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, इस पर अक्सर क्वेश्चन आ रहे हैं। 2015 में क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन कुछ ऐसे था, ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, सिंपल सा। वो ये था, चलो वो क्वेश्चन ही लिख देते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ये वही बच्चे कर पाए जिन्होंने इन जॉइंट क्रोमोसोम की स्टडी की थी। तो कह सकते हैं वो क्वेश्चन था नीट 2015। ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम
में मैट्रिक्स बना होता है, बना होता है। ऑप्शन में था उसमें डीएनए, ऑप्शन में था डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन, ऐसे। इसके बाद में ऑप्शन है आरएनए एंड प्रोटीन, ये प्लस ऑप्शन में था प्रोटीन एंड डीएनए। इसका जो राइट आंसर माना गया था प्रोटीन एंड आरएनए को माना गया था। ऐसे ये 2015 का बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आप सोच सकते हो कि नीट में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ऐसा इनका जिक्र नहीं है, या एनसीईआरटी की किताब में पॉलिटेन नंबर्स नहीं है। हालांकि मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ आपसे कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आते। मैं बिल्कुल स्वीकारता हूँ इस चीज़ को कि एनसीईआरटी से ही आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कुछ टॉपिक में बियॉन्ड द एनसीईआरटी भी जाते हैं, जैसे साइटोलॉजी। मैं फिर कह रहा हूँ कि साइटोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम जितना बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे इसकी, हम बाकी बायोलॉजी के टॉपिक में उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उतना अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको ये चीज़ें भी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब हम आपको एक क्रोमोसोम की और बात बता देते हैं। वास्तव में वो क्रोमोसोम है बीटा क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम? बीटा क्रोमोसोम। ये बीटा क्रोमोसोम क्या है? बीटा क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम और है, उनका नाम है बीटा क्रोमोसोम। ऐसे इन्हें सुपर न्यूमेररी क्रोमोसोम भी कहा गया है। यह है यूकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गुणसूत्र के टुकड़े होते हैं। ऐसे इनको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था आपका विल्सन। इन्हें विल्सन एक साइंटिस्ट हुए। हालांकि इस पर अभी तक क्वेश्चन कई दिनों से नहीं आया है, लेकिन याद है लैम्प्रोब्रस एंड पॉलिटेन, इन पर क्वेश्चन बन रहे हैं।
विल्सन के द्वारा खोजा गया था। विल्सन नामक साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, इनको खोजा था। कहा जाता है कि ये संकरोज के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह है संकरोज के लिए उत्तरदायी माने या होते। हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर का मतलब है, हाइब्रिड विगर का मतलब संकरोज, संकरोज का मतलब होता है कि जैसे हमने कोई दो डिफरेंट जनकों को हाइब्रिड कराया और उनसे जो नए हाइब्रिड प्रजाति विकसित होती है, उसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो अपने जनकों से बेहतर होते हैं, तभी हम उनको क्रॉपिंग के लिए आगे बढ़ाते हैं, खेती में उपयोग के लिए आगे बढ़ाते हैं। अन्यथा सपोज अगर एक हाइब्रिड जो प्लांट है या हाइब्रिड स्पीसीज है, उसमें कैरेक्टर उसके पेरेंट्स से भी अच्छे नहीं हैं या पेरेंट के जैसे भी नहीं है, पेरेंट से भी कम है, तो हम किसानों को फर्दर यूज के लिए इन्हें प्रमोट नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका कहीं ना कहीं उसी प्रोसेस से कनेक्शन बताया जाता है। मक्के में भी इनकी प्रेजेंस देखी गई है। आज तक इन पर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जायंट क्रोमोसोम की श्रेणी में इन्हें भी रखा जाता है। छोटी सी 2-3 लाइनों की इंफॉर्मेशन है, हमारे काम आ सकते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सब के सब जायंट क्रोमोसोम है। ये अब हम इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन स्टडी करते हैं। ये क्रोमोसोम की कहानी, ठीक है। तो हमने आपको आइडियोग्राम सी वैल्यू ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की। मैं एक आपको चूँकि यहाँ से हम लोग एंटर होंगे सेल डिवीजन में, कोशिका चक्र में, तो मैं ज़रा एक डिवीजन के दौरान गुणसूत्र कैसा अपना जीवन चक्र दर्शाते हैं, मैं ज़रा उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो कह सकते हैं गुणसूत्र का चक्र, जैसे आपसे कहा जाए कि इंटरफेज अवस्था में ये कैसे होंगे, तो इंटरफेज अवस्था में क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का मतलब होगा इस तरीके से धागे नुमा संरचना में होंगे। तो ये कौन सी फेज हो गई, इंटरफेज, मतलब अंतरावस्था। अंतरावस्था में आपको ये क्रोमैटिन के फॉर्म में नजर आते हैं। हम इसे कहेंगे क्रोमैटिन। ये क्या कहलाएंगे आपके लिए, क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंस। अब हम जैसे जाएंगे मेटाफेज, मेटाफेज में ये यही आपके क्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाएंगे इन क्रोमोसोम्स में, ये क्रोमोसोम। तो ये हो गई कौन सी फेज, मेटाफेज। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये है क्रोमोसोम, ऐसे। अब यहाँ ये ब्रेकअप हो जाएंगे, ब्रेकअप होने के बाद में ये हमें कुछ ऐसे नजर आएंगे,
और ये चीज़ हमें नजर आएगी एनाफेज, एनाफेज में ये हमें नजर आएंगे क्रोमैटिड, या इन्हीं को हम कहते हैं मोनाड क्रोमोसोम, मोनाड क्रोमोसोम ऐसे। अच्छा, इसके बाद में हमें फिर से इनकी साइकिल में कुछ और नज़र आएगा, वो है ये। फिर से ये जब दो सेल बन जाएंगी ऐसे, फिर से न्यूक्लियस आ गए यहाँ, तो फिर से ये अनकॉइलिंग, अनकंडेंसेशन के जरिए ये क्रोमैटिड कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, अब कौन आ गई, टीलोफेज। टीलोफेज में फिर क्या बन गई है, क्रोमैटिन। तो ये एक चक्र है। क्रोमोसोम नॉर्मली इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन इन्होंने किया है, कुंडलन, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब संघनन, कुंडलन, है ना। और यहाँ ये क्या कर रहा है, यहाँ ये कर रहा है अनकॉइलिंग एंड अनकंडेंसेशन। अनकंडेंसेशन, अनकॉइलिंग करेंगे तो टेलोफेज में जाके दोबारा से मेटाफेज से एनाफेज में जब जाते हैं तो यहाँ पर ये सेंट्रोमियर रेप्लिकेट हो जाते हैं, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। तो ये बात है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, हमारे काम आती है, बहुत बढ़िया ये स्टडी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको नजर आ रही हैं। मतलब फिर से समझ लें, यहाँ पर आपको यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन दिखाई देगा, इनमें कॉइलिंग, कॉइलिंग का मतलब कुंडलन, ऐसे फोल्डिंग, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था पिछले लेक्चर में, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। इसमें एक धागा है क्रोमेटिन, और वो क्रोमेटिन एक्चुअली ऐसे कॉइलिंग कंडेंसेशन करते हैं, और कॉइलिंग कंडेंसेशन करने के लिए इन्हें नॉन स्ट्रॉन्ग प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल के जरिए इस चीज़ को समझाना चाहूँगा, आखिर क्रोमोसोम बनते ही क्यों, इनको वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम क्यों देख पाते हैं, या ये चीज़ डिवीजन के टाइम पर ही क्यों होती है, इंटरफेज में वो रिलैक्स मोड में रहता है। तो मैं एक सरल से एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान के चलो आपको एक टूटू ही पतंग का एक धागा दे दो। मान के चलो जो बच्चे हैं पतंग जो ज़मीन पर गिरती है उसे कलेक्ट करते हैं, तो उस पतंग के साथ में धागा भी आता है। तो मान के चलो दो दोस्त हैं, वो सुबह से शाम तक बहुत सारी पतंग को कलेक्ट करते हैं। पतंग कलेक्ट करने के साथ साथ में उनके पास बहुत सारा धागा डिफरेंट कलर का भी कलेक्ट हो जाता है। अब जल्दी जल्दी में वो लोग इस तरीके से छोटे छोटे ऐसे ही कुछ टेम्परेरी पैकिंग करके उन्हें रख लेते हैं। लेकिन जब वो शाम को या जब वो घर जाने वाले होते हैं, उस टाइम जब वो धागे को आधा आधा बांटना चाहते हैं, दोनों फ्रेंड्स इक्वली उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उनके पास रास्ता क्या है? उनके पास रास्ता ये है कि दोनों ही उस पूरे के पूरे धागे के कुछ बंडल्स बनाएं, कुछ पैकिंग करें, और उन बंडल्स को बनाने के बाद में उन्हें वो बड़ी आराम से आसानी से एक दूसरे के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो भी इक्वल धागे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
वैसे ही मेरा ऐसा मानना है कि जो क्रोमैटिन है, जब तक ये क्रोमोसोम के फॉर्म में आएगा नहीं, तब तक क्रोमोसोम का के अंदर जो डीएनए का अमाउंट है, वो डीएनए का अमाउंट कभी भी आधा आधा बचेगा नहीं। तो जो जनकों के कैरेक्टर उनकी संतानों में पास आउट होते हैं, जाते हैं, तो वहां पर एक सेल से दो सेल बनती है। या हम अपनी बॉडी की ही बात करें, यहां पर हमारी हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, जबकि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, चूंकि साइटोलॉजी हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले एक जायगोट का निर्माण हुआ था स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से। उसी जायगोट से हम सभी बहुकोशिकीय जीवों का शरीर बनता है। और सोचो, हमारी हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। ऐसा कैसे? तो कहा जाता है कि जब एक सेल डिवाइड होती है तो उसमें डीएनए का जो अमाउंट है, डीएनए की जो मात्रा है, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या है? आपको क्रोमोसोम बनाने ही पड़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, हमने आपको बताया है डिफरेंस में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस में, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कभी भी समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, सिर्फ असूत्री विभाजन होता है। यानी कि डीएनए अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसे हम असूत्री विभाजन कहते हैं, समसूत्री नहीं। क्यों? क्योंकि वहां क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ। मतलब वो सेल ना तो प्रोफेज को शो करती है, ना मेटाफेज को शो करती है, ना एनाफेज को, ना टीलोफेज को, यानी कि कोशिका चक्र की किसी व्यवस्था को प्रदर्शित नहीं करती है। इसीलिए उनमें क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, ये साइकिल कंप्लीट नहीं होती है। इसीलिए उनमें डीएनए की मात्रा हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, जबकि समसूत्री विभाजन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक स्पेसिफिक अमाउंट में डीएनए डिस्ट्रीब्यूट होता है अपनी डॉटर सेल में, ऐसे ही मियोसिस के अंदर भी होती है। तो ये सब तभी पॉसिबल होती है जब ये प्रोसेस सेल डिवीजन के दौरान हमें देखने को मिलती है। देखो, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सेल डिवीजन की, है ना। अगला जो लेक्चर होगा वो सेल डिवीजन पर ही बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आप दिमाग में रखें और फिर हम नेक्स्ट जो सेगमेंट है उसमें बात करेंगे सेल डिवीजन की, है ना। तो सेल डिवीजन की स्टडी हम इसके बाद में स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू।